आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। मोदी सरकार के फैसले से 33 करोड़ गैस के कंज्यूमर्स को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले सिलेंडर के दाम घटाकर मोदी सरकार ने विपक्ष से मुद्दा छीन लिया है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मोदी मंत्रिमंडल ने देश की बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि INDIA गठबंधन की बैठक के पहले मोदी सरकार ने विपक्ष से गैस सिलेंडर का मुद्दा छीन लिया है। जी, मोदी कैबिनेट ने गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती कर दी है। सरकार के इस फैसले से उज्ज्वला स्कीम वाले लाभार्थियों को 400 रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपए ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो 200 रुपए सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपए का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। आज की तारीख में देश में 9.6 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। सरकार के नए फैसले के बाद पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को अब करीब 700 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, जबकि आम लोगों को 1100 के बजाय करीब 900 में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। अगर पटना की बात करें तो अब तक पटना में एक गैस सिलेंडर की कीमत 1201 रुपए है, जो अब मात्र 1001 रुपए में मिलेगा। गैस के दाम में भारी कटौती के साथ साथ केंद्र सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटेगी। वैसे गैस की कीमतों में कटौती के इस फैसले से सरकार पर वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा। बता दें कि सिलेंडर की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। यहां तक राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गैस के दाम घटाकर सरकार ने विपक्ष के हाथ से सिलेंडर का मुद्दा छीनने की बड़ी कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सरकार के फैसले के बाद किस किस बड़े शहर में गैस के दाम कितने होंगे वो भी जान लीजिए। अब दिल्ली की बात करें तो जो गैस सिलेंडर पहले 1103 रुपए में मिलता था, अब 903 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा अगली शहर मुंबई की तरफ चलें तो 1102 पहले उसका मूल्य था, अब 902 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में 1129 रुपए ग्राहकों को देने पड़ते थे, अब 929 में ही काम बन जाएगा। इसके अलावा चेन्नई में 1118 रुपए एक सिलेंडर के देने पड़ते थे, अब 918 रुपए में सिलेंडर आ जाएगा। भोपाल में 1108 रुपए पहले का मूल्य है और अब देने होंगे 908 रुपए। इसके अलावा जयपुर में 1106 रुपए और अब 906 रुपए में काम बनेगा। इधर पटना में 1201 रुपए देने पड़ते थे ग्राहकों को एक सिलेंडर के, अब 1001 रुपए देने होंगे। रायपुर में 1174 रुपए 1174 रुपए देने पड़ते थे, अब 974 रुपए में सिलेंडर उन्हें मिल जाएगा। तो गैस के दाम क्यों घटाए गए, इसके मायने को जरा समझिएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए होने से बीजेपी को नुकसान हो रहा था। चुनावों में बीजेपी को बड़े पैमाने पर महिलाओं ने समर्थन किया था, लेकिन गैस की ऊंची कीमतों से महिलाएं खुश नहीं थीं। कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी की हार की एक वजह एलपीजी की ऊंची कीमत को माना गया। पिछले 3 साल में एलपीजी की कीमत करीब दोगुनी हो गई थी। विपक्ष गैस की कीमत को लेकर सरकार को घेर रहा था और राजस्थान में अशोक गहलोत ने पहले ही एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की घोषणा है कि सरकार में आए तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये कुछ ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम कम करने का फैसला लिया है, और सब्सिडी के तहत गैस की कीमत 200 रुपए कम की गई, जो बहुत बड़ी राहत है। समझने वाली बात यह है कि करीब 9 करोड़ से ज्यादा जो लाभुक हैं वो पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में एलपीजी सिलेंडर पर पहले से 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अब गैस की कीमत घट गई, उसके बाद पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को अब 700 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल जाएगा।
और सरकार के फैसले से देश के गरीब परिवारों को फायदा होगा। वहीं 200 रुपए कम होने से आम आदमी को 1100 के बजाय 900 रुपए में ही गैस का सिलेंडर मिलेगा, यानी कि सरकार के फैसले से मध्यम वर्ग को भी राहत मिलेगी। और आपको यह बताएं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने हैं और इन चुनावों के पहले केंद्र सरकार ने गैस की कीमत कम करने का फैसला किया और इस फैसले का मकसद है महिला मतदाताओं को लुभाना। यह भी जानिए कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन मिलता है और आज की तारीख में देश में 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, जिसमें सरकार ने 75 लाख नए पीएम उज्ज्वला लाभार्थी जोड़ने का फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाला, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी दलों के नेता पहले चुनाव की बात कह रहे हैं। 24 घंटे के भीतर विपक्ष के 2 बड़े नेताओं ममता बनर्जी और अब नीतीश कुमार के बयान ने इस बात को और हवा दी है कि क्या वाकई समय से पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। आखिर क्यों नीतीश और ममता को लगता है कि लोकसभा चुनाव पहले होंगे? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी संभव है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का शुभारंभ करने नालंदा पहुंचे सीएम ने कहा कि निश्चित समय पर नहीं कराकर केंद्र पहले भी चुनाव करा सकती है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरुए से न बोल रहे हैं, आप बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। दरअसल सोमवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। आखिर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है कि समय से पहले चुनाव होगा? दरअसल INDIA के नेताओं को ये दोनों संदेश देना चाहते हैं। नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाना चाहते हैं। INDIA के अनसुलझे मुद्दों को जल्द सुलझाने पर जोर देना चाहते हैं। सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे मुद्दे जल्द तय करने की इच्छा जता रहे हैं। अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे तभी बीजेपी से मुकाबला 1 to 1 का होगा। यानी लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की बात कहकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ये जताना चाहते हैं कि INDIA गठबंधन के सारे मुद्दे सुलझेंगे तभी चुनाव प्रचार की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी और केंद्र सरकार के खिलाफ ताल ठोका जा सकेगा। न्यूज 18 के लिए नालंदा से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, खबर को समझने से पहले किन किन नेताओं ने समय से पहले चुनाव कराने की बात कही उनके बारे में जानिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जून महीने में कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव समय से पहले करा सकती है। सोमवार को यानी कि 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो दिसंबर या फिर जनवरी में चुनाव करवा सकती है। बीजेपी ने CJI को भारत के चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली कमेटी से भी हटा दिया है। इधर नीतीश कुमार ने लगातार दूसरी बार कहा कि लोकसभा चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि वे समय पर ही हों। अब जरा जान लीजिए कि देश में कितनी बार समय से पहले चुनाव हुए और रिजल्ट क्या रहा। 1971 में पहली बार समय से पहले चुनाव हुए थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। 1967 की अगर बात करें तो कांग्रेस 283 सीटें पाने वाली पार्टी बनी और कांग्रेस को इस बार 352 सीटें मिली थी और पार्टी बंपर जीत के साथ सत्ता में लौटी। 1984 में एक बार फिर से देश में समय से पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और इस बार इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस ने 404 सीटें उन्हें मिली और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। 2004 में बीजेपी की हार हुई। तीसरी और आखिरी बार 2004 में समय से पहले लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन इस बार सत्ता बीजेपी की थी और देश की बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में और समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा हुई। हालांकि उसे कांग्रेस की तरह सफलता नहीं मिल सकी। 1999 में 182 सीटें पाने वाली बीजेपी इस बार 145 सीटों पर सिमट गई। तो समय से पहले चुनाव पर ममता के बाद नीतीश के बयान के मायने को जरा समझिएगा। लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने के दावे के कई मायने हैं। INDIA के नेताओं को संदेश देना चाहते हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाना चाहते हैं,
तीसरा कारण है कि चुनाव की तैयारी में जी जान से जुटने का भी संदेश देना चाहते हैं। INDIA के अनसुलझे मुद्दों को जल्द सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। इधर सीट शेयरिंग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ओर इशारा है। अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे तभी चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा और मुद्दे सुलझेंगे तभी नेता अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। मुद्दे सुलझेंगे तभी बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 फाइट होगी। यानी जल्दबाजी बीजेपी को नहीं, INDIA गठबंधन की है। यानी समझने वाली बात यह है कि INDIA के नेता बार बार समय से पहले चुनाव कराने की बात कह रहे हैं। तो क्या बीजेपी की तैयारी से डरकर ऐसा बयान दिया जा रहा है? क्या विपक्ष की तैयारी नहीं है इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या राम मंदिर पहले बन जाएगा और 2-3 महीने पहले चुनाव हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? कई तरह के सवाल अभी उपजेंगे। आगे बढ़ते हैं। विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुंबई रवाना हो गए और बैठक के पहले लालू ने पटना एयरपोर्ट पर एक बयान दिया जिस पर देश की सियासत गर्मा गई। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। आखिर लालू ने क्या कहा, फिर से सुनिए। अभी तक बम्बई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना। पीएम मोदी पर दिए लालू प्रसाद के बयान से बीजेपी नेताओं में गुस्सा है। हालांकि इसी बयान के बहाने बीजेपी नेता लालू नीतीश के रिश्ते पर तंज भी कस रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नरेटी तक आपका औकात है कि नरेंद्र मोदी जी के नरेटी तक आप पहुंच पाइएगा। हाँ, आप नीतीश कुमार को छोड़ करके जो मुंबई उड़ान थामे है बाप बेटा, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार का नरेटी का नाप लेकर के आप मुंबई जा रहे हैं और नीतीश कुमार के नरेटी दबाने का आप वहां प्रबंध करेंगे। बता दें कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक होने वाली है। बेंगलुरु की बैठक में लालू नीतीश साथ साथ गए थे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बैठक से 2 दिन पहले ही मुंबई रवाना हो गए, जबकि नीतीश कुमार 2 दिन बाद यानी 31 अगस्त को जाएंगे। बीजेपी के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश की राह में कोई और नहीं बल्कि लालू ही रोड़ा है। लालू यादव ने कन्वीनर बनने का जो रास्ता था उस पर कांटा बिछा दिया, बाधा पैदा कर दी। क्यों चाहेंगे लालू यादव के नीतीश जी कन्वीनर बने? वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो कल सीटों की शेयरिंग के अंदर जदयू ज्यादा सीटों की मांग करेगा। मतलब अब तो बीजेपी INDIA के अंदर चल रही खटपट की बात कहती रही है। अब मुंबई की बैठक में लालू तेजस्वी का नीतीश से पहले जाना, लालू प्रसाद का पीएम मोदी पर बयान भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, खबर समझने से पहले जान लीजिए कि मुंबई की बैठक में क्या क्या होगा। INDIA गठबंधन के लोगो जो है उसका अनावरण होना है कि क्या इसका लोगो होगा, संयोजक या फिर कोऑर्डिनेटर चुने जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा दिल्ली में हेड ऑफिस को लेकर भी चर्चा हुई कि एक जगह एक ठिकाना हो। INDIA के प्रवक्ताओं को लेकर चर्चा होगी, उन्हें समझाया जाएगा किस पॉइंट पर बोलना है, कैसे पक्ष रखना है। सामूहिक रैली और आंदोलन का खाका भी तैयार होगा, कैसे रैली में जाएंगे, और दलों को साथ लाने पर भी चर्चा होगी कि कितने दलों को और शामिल किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी भूमिका कैसे होगी, किसकी भूमिका क्या होगी, इसकी रणनीति बन सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा संभव है। तो ये मुंबई बैठक में क्या क्या होगा इसकी एक रूपरेखा हम बता रहे हैं। तो INDIA की बैठक के पहले सियासत को जरा समझिएगा। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्ष की बैठक होने वाली है और मुंबई की बैठक विपक्ष की तीसरी बैठक होगी। इस बैठक में संयोजक समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और सबसे बड़ा मुद्दा गठबंधन का संयोजक तय करने का है। कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह भी तय होगा। हालांकि विपक्षी गठबंधन में कई पेंच हैं। संयोजक के पद पर स्थिति साफ नहीं है। अब बिहार और कांग्रेस शासित कई राज्यों में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, यानी कि जब एक दूसरे से लड़ेंगे तो गठबंधन का फिर क्या मतलब रह जाता है। इसलिए बीजेपी बार बार विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल उठाती रही है।
इधर बिहार की अगर बात करें तो नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ, खासकर कोसी भागलपुर में कोहरा मचा रही है। नवगछिया अनुमंडल के करीब प्रखंड स्थित मरचा गांव में कई घर कोसी में समा गए हैं। ताश के पत्ते की तरह नदी में समाते घर को देखिए कैसे ये घर भरभरा कर नदी की आगोश में समा रहा है। तस्वीरें भागलपुर की हैं और आप देख रहे हैं कोसी का कहर। ये कोई एक घर की तस्वीर नहीं है। नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड स्थित मैरचा गांव में दर्जनों घर कटाव की वजह से कोसी में समा चुके हैं। 5 तस्वीरों में भरभरा कर गिरने की घरों की तस्वीरें आप देख लीजिए। एक एक कर घर कोसी नदी में समा रहा है और लोग दहशत में हैं। मैरचा गांव में लगातार हो रहे कटाव से लोगों की दहशत समझी जा सकती है। कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसके साथ ही कटाव तेज हो गया है। मेरचा गांव के दर्जनों घर कोसी में विलीन हो चुके हैं। अब गांव के जो लोग हैं वो भयभीत हैं, डरे सहमे हैं और अपने हाथों से वो अपना घर तोड़कर ईंट बचाने में लगे हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि अब तक 25 से ज्यादा घर कोसी में समा चुके हैं और लोग किसी तरह घर का ईंटा बचाने में लगे। क्या स्थिति है कटाव का? कटाव तो काफी हो रहा है। हाँ। तो कटाव तो कल से ही ज्यादा हो गया। हाँ। कितना घर अब तक कट गया है? कितना? आज रात में लमसम 2500 घर से ज्यादा कट गया। ज्यादा घर कट गया। तब अब आप लोग क्या कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, ईंटा जो निकल रहा है निकाल रहे हैं। वैसे तो कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, लेकिन भागलपुर के मैरचा गांव की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। कटाव के कहर को समझिएगा। बिहार का एक इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में रहता है, खासकर कोसी नदी कहर बरपाती रहती है। हर साल कटाव की वजह से घर नदी में समाते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि नदी के किनारे घर बनाएंगे तो कटने का खतरा रहेगा। यानी लोगों को भी हर साल होने वाले कटाव की घटनाओं से सीख लेनी चाहिए। रांची पुलिस ने 3 गेरुआ वस्त्रधारियों को हिरासत में लिया। साधुओं के वेशभूषा में ये तीनों शख्स पिछले कुछ समय से पंडरा के गली मोहल्लों की रेकी कर रहे थे। हिंदू जागरण मंच की खबर पर रांची पुलिस ने तीनों से कड़ी पूछताछ की। सिर पर गेरुआ पगड़ी सजी है और तन भी गेरुआ वस्त्र से सजा हुआ है। वेशभूषा तो साधुओं जैसी है, पर इनकी संदिग्ध हरकतों ने हिंदू जागरण मंच को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये साधु काजू बागान की गली से गुजर रहे थे, तभी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने तीनों गेरुआधारियों को रोक लिया। पूछताछ की, पर न तो इन्हें रामायण की कोई चौपाई याद थी और न ही हनुमान चालीसा का पाठ ही कर पाए। तो हिंदू जागरण मंच ने तीनों कथित साधुओं को पंडरा पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायत मिली थी कि ये लोग कहीं के बाहर के रहने वाले हैं और ये गलत एक्टिविटी इनका लगा था, जिसके शिकायत मिली थी थाना में। उसके बाद हम लोग इनको थाने बुलाए, थाने में ला करके इनको वेरीफाइड किए। तीनों का आधार कार्ड भी हम लिए हैं और इनके घर पर भी हम बात किए हैं। हरियाणा से आए सपेरा समुदाय के कई सदस्य पिछले 20 दिनों से विधानसभा के पास डेरा डाले हुए हैं। ये सभी गेरुआ वस्त्रधारी गली और मोहल्लों में सांप का तमाशा दिखाते हैं और राहगीरों से चंदा वसूल कर अपना गुजारा करते हैं। पर पिछले कुछ समय से इनकी बढ़ती गतिविधियों से संदेह हुआ। इन्हें कई घरों की रेकी करते भी देखा गया, तो पंडरा पुलिस ने इनसे कड़ी पूछताछ की। आधार कार्ड की भी जांच हुई, जिसमें सोनीपत और दिल्ली का नाम और पता लिखा हुआ पाया गया। अभी तक तो जो हम जांच किए हैं, आधार कार्ड में जो नाम है और जो ये लोग नामों को बताया है, ये लोग के अनुपस्थिति में घर वाले से हम फोन से बात करके जो वेरीफाई किए, तो नाम तो सब सही बता रहा है। जो आधार कार्ड में दिख रहा है वही नाम वो लोग बता रहे हैं। साधु की वेशभूषा में रांची की गलियों में घूम रहे ये तीनों कहीं शैतान तो नहीं। फिलहाल पंडरा पुलिस की छानबीन चल रही है। जल्द ही इन तीनों गेरुआ वस्त्रधारियों की असलियत भी सामने आने की उम्मीद है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रांची पुलिस ने डकैती और मर्डर की बड़ी साजिश समय रहते नाकाम करते हुए 7 शातिर अपराधियों को दबोचा है। रांची पुलिस की सूझबूझ और सक्रियता से बड़ी वारदात टल गई और 7 अपराधी सलाख के पीछे पहुंच गए।
पंडारा बाजार के जाने माने व्यवसायी के मर्डर और डकैती की साजिश का पर्दाफाश करते हुए रांची पुलिस ने 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, डकैती और हत्याकांड का षड्यंत्र रचने वाला मास्टरमाइंड संतोष राय भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये सभी अपराधी हथियार के साथ नवाटोली चौकी के पास इकट्ठा हुए थे। तभी रांची पुलिस ने छापा मारा और एक साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी की निशानदेही पर 2 और डकैत भी पकड़े गए। छापामारी की गई और छापामारी के दौरान कुल 5 व्यक्ति संतोष राय, अल्तमस अंसारी, अभिषेक कुमार चौधरी, रवि कुमार एवं दीपक कुमार सिंह वहां पर धरे गए, जिनके पास से एक देसी पिस्टल, कुछ जिंदा गोली और एक देसी कट्टा और 2 बाइक्स, जिसमें से एक चोरी की बाइक है और एक इनमें से ही किसी एक व्यक्ति की बाइक है। पंडारा बाजार में काम करने वाले 2 कर्मचारियों से डकैती और मर्डर की साजिश का इनपुट रांची पुलिस को हासिल हुआ था। ये शातिर गैंग उस व्यवसायी को निशाना बनाने ही वाला था। तभी रांची पुलिस एक्टिव हुई और 7 अपराधी पकड़े गए। इसके साथ ही बड़ी साजिश नाकाम हो गई और अपराधियों का गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गया। गैंग के मास्टरमाइंड संतोष राय पर 10, अल्तमस अंसारी पर 2, अभिषेक चौधरी पर 2 और सुजित कुमार नामक अपराधी पर 1 केस पहले से ही दर्ज है। आपराधिक गिरोह का एक तरीके से भंडाफोड़ हुआ है और एक घटना को एक प्रकार से कह सकते हैं कि रांची पुलिस के पहले से ही किए गए प्रयास से टाला जा सकता है। रांची पुलिस की त्वरित कार्रवाई से न